Hello students, this is Abhishek Verma and welcome to our channel विद्यास थलीवाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी बोर्ड क्लास 10th का ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया का 10th वीडियो लेक्चर। जी हाँ, इसके पहले हम इस सेकंड चैप्टर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया पार्ट 2 का 9 वीडियो लेक्चर ला चुके हैं, जिसमें हमने डिफरेंट रिसोर्सेज के बारे में बात की है। अभी इसके पहले वीडियो लेक्चर में मतलब 9th में और आज के इस 10th वीडियो लेक्चर में हम पावर रिसोर्सेज को डिस्कस कर रहे हैं और आज हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को डिस्कस करते हुए इस पूरे चैप्टर को आज एंड करेंगे। जी हाँ, ये हमारा 10वां और आखिरी वीडियो लेक्चर होने वाला है। इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि वीडियो के एंड में हम आपसे कुछ डिस्कशन करेंगे किस तरह से हमने इसमें क्वेश्चंस को कवर अप किया है, साथ ही साथ हमने रिसोर्स को किस तरह से कवर किया है इस पूरे चैप्टर में। और तो हम कुछ डिफरेंट टाइप्स के स्पेशल रिसोर्सेज जिन्हें हम कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज कहते हैं, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। और चलिए हम शुरू करते हैं बिना कोई समय गवाए आज के इस अमेजिंग वीडियो को। चलिए सो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने थर्मल इलेक्ट्रिसिटी की बात की थी। जी हाँ, और आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। तो बात करें सबसे पहले हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की, तो हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। याद रखिएगा, हाइड्रो जो वर्ड है वो वाटर से ओरिजिनेटेड है। इसका मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी किससे प्रोड्यूस की जाती होगी? वाटर से प्रोड्यूस की होती है। जी हाँ, द इलेक्ट्रिसिटी विच इज प्रोड्यूस फ्रॉम रनिंग वाटर। जी हाँ, बहते हुए पानी की सहायता से जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। दूसरा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कैसे जनरेट की जाती है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए क्या किया जाता है? रनिंग वाटर में एक मोटर यानी कि टरबाइन जिसे हम कहते हैं, जो भी मोटर पानी में लगाई जाती है उसे हम टरबाइन कहते हैं। तो एक मोटर लगा दिया जाता है रनिंग वाटर में, और जैसे ही पानी की धारा उस पर गिरती है, आपने अक्सर देखा होगा वाटरफॉल, झरना देखा होगा। झरना देखा आपने कैसे पानी गिरता है? तो गिरते हुआ पानी अगर ब्लेड्स पे, उस मोटर के ब्लेड्स पंखों पर ऐसे गिरेगा तो वो ब्लेड्स, पंखे की ब्लेड जो होंगे घूमेंगी, और रोटेट होने से क्या जनरेट होगा? इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट जनरेट होगा, तो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही प्रोड्यूस की जाती है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में बात करें तो इट इज द परमानेंट सोर्स ऑफ पावर। जी हाँ, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? परमानेंट सोर्स ऑफ पावर है। जब तक अर्थ पे वाटर है तब तक हम क्या कर सकते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और अर्थ से वाटर खत्म होने वाला नहीं है ना, वाटर का उसमें कुछ वेस्टेज भी नहीं हो रहा है। पानी गिरा पंखे के ऊपर, मोटर घूमी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गया। पानी में से कुछ खर्च हुआ? नहीं खर्च हुआ। पानी में कोई दूसरा मिनरल ऐड हुआ? नहीं हुआ। पानी से कोई मिनरल निकल गया बाहर? नहीं निकला। कोई वाटर पॉल्यूशन भी नहीं, कोई वाटर का इस्तेमाल भी नहीं। हम क्या कर रहे हैं? पूरा वाटर वैसे के वैसे ही कंजर्व कर पा रहे हैं। तो इसीलिए इसे कहा गया है परमानेंट सोर्स ऑफ पावर है। हमारे अर्थ पे परमानेंट सोर्स ऑफ पावर क्या है? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। दूसरी बात, प्रोड्यूस फ्रॉम रनिंग वाटर बाय टरबाइन। जी हाँ, इसे कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? बहते हुए पानी से। जो पानी बहता रहता है, रुका हुआ पानी होगा तो पंखे घूमेंगे नहीं मोटर के ना। टरबाइन की जो मोटर्स होंगी उसमें जो ब्लेड्स लगे होंगे वो घूमने वाले नहीं है रुके पानी से। पानी बहेगा यानी पानी अगर गिरेगा, मूव करेगा, रन करेगा तो वो ब्लेड्स भी घूमेंगी, और पंखे की ब्लेड्स घूमेंगी, टरबाइन की ब्लेड्स घूमेंगी, तो क्या जनरेट होगा? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। और क्या किया जाता है? कभी भी जो नदी होती है, फ्लोइंग रिवर होता है, उसका जो वाटर होता है वो वहां पर एक डैम बना देता है। अक्सर आपने देखा होगा कि रिवर जो है कुछ इस तरह से ऐसे बहती रहती है, तो वहां पर ऐसे डैम बनाते हैं, उसमें ऐसे ऐसे गेट्स लगे होते हैं ताकि वहां से पानी गिरता है। आपने देखा होगा अक्सर से धारा बहती है और वहीं नीचे टरबाइन लगा देता है, फिर वो धारा टरबाइन के ऊपर घूमती है, टरबाइन ऐसा घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है और पानी आगे बढ़ के चला जाता है। तो इसी को डैम बोलते हैं ना। जब हम हर्डल यानी रुकावट बनाते हैं बहते हुए पानी, अक्सर नदी के ऊपर ऐसा रुकावट जैसा बना देते हैं डैम, उसी को हम बोलते हैं डैम। ठीक है, फर्स्ट हाइडल पावर स्टेशन जो इंडिया में स्टैब्लिश हुआ था वो हुआ था शिव समुद्रम 2002 में, कर्नाटका में है। फर्स्ट हाइडल पावर स्टेशन जो इंडिया में स्टैब्लिश हुआ था वो हुआ था 2002 में, जो कि कहां पर है? कर्नाटका के शिव समुद्रम में। याद रखना, आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाइडल पावर स्टेशन के बारे में हमने क्या जाना कि फर्स्ट हाइडल पावर स्टेशन जो है इंडिया में स्टैब्लिश हुआ 2002 में। कहां पर? शिव समुद्रम, कर्नाटका में, हमें याद रखना है। और ये जो हाइडल पावर सिस्टम है पूरा, जैसे हमने थर्मल में पढ़ा था, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन पूरा कंट्रोल करता है, वैसे ही हाइडल इलेक्ट्रिसिटी को, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को एनएचपीसी कंट्रोल करता है। वहां नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन था, यहाँ एनएचपीसी है, नेशनल हाइडल पावर कॉर्पोरेशन है, नेशनल हाइडल या फिर नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन है। इसका एस्टेब्लिशमेंट भी कब हुआ? 1975 में, बिल्कुल एनटीपीसी की तरह। तो आपको ध्यान रखना है एनएचपीसी का फुल फॉर्म, एनटीपीसी का फुल फॉर्म किस लिए बनाए गए हैं, किस ईयर में एस्टेब्लिश हुए, इनका फुल फॉर्म का ही आपको ध्यान रखना है एनएचपीसी का। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की।
तो आई होप कि आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाई जाती है और क्या होती है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी की। जी हाँ, परमाणु ऊर्जा की बात करने वाले हैं ना। न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, न्यूक्लियर एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, है ना, इस तरह के जर्कोनियम, कुछ इस तरह के ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें से रेडियो एक्टिव रेज निकलती हैं। इनकी मदद से रिएक्शन करवा के न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन करवा के क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। इसके बारे में आप साइंस में पढ़ेंगे कि कैसे न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करते हैं न्यूक्लियर एलिमेंट से। चलिए फिर भी हम आपको ओवरव्यू एक दे देंगे, ओवरव्यू कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाती है। क्या होता है? कोई भी एक न्यूक्लियर एटम है, जैसे मान लीजिए हमने यूरेनियम का लिया, यूरेनियम है ना, एक एटम है। तो जब यूरेनियम का न्यूक्लियर रिएक्शन करवाया जाता है तो इसमें न्यूक्लियर फिजन होता है। क्या होता है? न्यूक्लियर फिजन, यानी एक एटम रिएक्शन करने पे कितने एटम बना देता है? 3। फिर उसके बाद हर एक एटम और 3 बनाएगा, यानी ये भी 3 3 और ये भी 3 3 3, यानी ये भी ऐसे करके 3, यानी फिर उसमें 3 में से निकले हर एक 3 3। इस तरह से जो चेन बढ़ते जाएगी ना, तो आप देख रहे हैं सिर्फ एक थोड़ा सा हमने न्यूक्लियर एलिमेंट लिया था, रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया था, और थोड़े से हम कितना सारा एटम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो जब एक एटम इतना सारा एटम प्रोड्यूस कर सकता है, तो सोचिए आप छोटा सा न्यूक्लियर एलिमेंट कितना सारा एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएगा। तो यही होता है न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी में। तो इसी तरह से न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी क्या की जाती है? प्रोड्यूस की जाती है। किसकी मदद से? न्यूक्लियर एलिमेंट यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट की मदद से, जैसे कि यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, जर्कोनियम, इस तरह के एलिमेंट से प्रोड्यूस की जाती है। तो चलिए हम देखते हैं न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कैसे हुआ इंडिया में। तो इंडिया में न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी का यूज जो है वो शुरुआत हुई कब से? 1969 से। ठीक, its use started from 1969. From 1969 the use of nuclear electricity started in India. ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है, 1 मार्क्स के लिए आ सकता है कि न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल इंडिया में कब से शुरू हुआ है? तो 1969 से शुरू हुआ है। दूसरी बात, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसे कि यूरेनियम, थोरियम एक्सेट्रा, यही क्या करते हैं? न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। जी हाँ, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, जर्कोनियम, वर्नाक्युलरियम, इन सब न्यूक्लियर एलिमेंट यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट की सहायता से, मदद से क्या प्रोड्यूस की जाती है? न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो यही बात आपको ध्यान रखनी है। और जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है? रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन की मदद से ना, खासकर न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है रेडियो एक्टिव या फिर न्यूक्लियर एलिमेंट का इस्तेमाल करके। कैसे कि जैसे प्लूटोनियम हो गया, जर्कोनियम हो गया, यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, इन्हीं का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं? न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इंडिया में सबसे पहले इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन इनकॉर्पोरेटेड बनाया गया था। पहले सोचा गया था कि कमिटी बनाते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जानी चाहिए। ये हुआ था 1945 में। 1945 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने से पहले ही क्या किया गया था? एक ग्रुप बना लिया गया था कि इंडिया को एक एटॉमिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाला, न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाला एक देश बना लिया जाएगा, यानी ग्रुप बनाया गया जो न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर रिसर्च करेगा। तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1949। याद रखिए, एटॉमिक सेंटर नहीं बना है, एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, एटॉमिक पावर प्लांट नहीं लगा 1945 में। सिर्फ और सिर्फ कमीशन इनकॉर्पोरेट हुआ, टीम बनी थी सिर्फ इसके बारे में जांच करने के लिए, इसके बारे में प्लान बनाने के लिए। उसके बाद एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट इंडिया में बना कब? 1954 में। ये इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश्ड हुआ इंडिया में कब? 1954 में। इन 1954 एटॉमिक एनर्जी कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन इंडिया में कब एस्टैब्लिश हुआ? तो 1954 में। उसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में जानना है। तो कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के नाम आपको याद रखना है। इंडिया में बहुत सारे मेन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, जिसमें से 5 खास यहाँ पर दिए हुए हैं, उनकी हम बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको समझ लेना कि एग्जाम में अक्सर आपको सवाल आता है, कई बार 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के अक्सर पूछा गया है कि नेम 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स या 2 न्यूक्लियर प्लांट्स या 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, उनके 4 नाम लिखिए, 3 नाम लिखिए, जो भी इंडिया में पाए जाते हैं, 3 2 4 इससे लिखने के आते हैं। तो आपको कम से कम 5 नाम याद करके रखने हैं। ये 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे इंडियन स्टेट्स में, डिफरेंट स्टेट्स में पाए जाते हैं और अक्सर ये मैप में मार्किंग करने भी आते हैं। तो आपको सिर्फ एक टॉपिक, इतने 5 नाम याद रखने से आपको कई सवाल बन सकते हैं। आपको 5 मार्क्स का मैप भी कई बार बन सकता है, या फिर आपको 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है। तो आपको 5 नाम याद रखने हैं, पावर प्लांट के कौन से 5 नाम है। तो चलिए हम बात करते हैं कौन से 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट है। सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो तारापुर महाराष्ट्र में, याद रखिए तारापुर महाराष्ट्र, वहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है। दूसरा हमारा कोटा राजस्थान, तारापुर महाराष्ट्र, कोटा राजस्थान। नरौरा उत्तर प्रदेश, याद रखिए नरौरा है, NARURA, कई लोग इसको NARORA भी लिखते हैं, नरोरा भी लिखते हैं, नरौरा नरोरा, दोनों में से आप दोनों कोई भी स्पेलिंग लिख सकते हैं, ठीक, प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से। तारापुर महाराष्ट्र, कोटा राजस्थान, नरौरा उत्तर प्रदेश
और ककरापार गुजरात में है, और कल्पक्कम तमिलनाडु है। तो आपको ध्यान रखना है, तारापुर महाराष्ट्र, कोटा राजस्थान, नारोरा उत्तर प्रदेश, ककरापार गुजरात और कल्पक्कम तमिलनाडु। तो ये 5 नाम है। यदि आप ये 5 नाम याद रखते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प होने वाली है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, या फिर हो सकता है मैप में 5 मार्क्स के लिए यही पॉइंट आउट करने आ जाए। तो आपको पूछेगा ऐसे 5 नाम दे देगा, या फिर 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को आप मैप में मार्किंग कीजिए। तो आप देख लोगे, गुजरात में लगा दीजिएगा, कहां पर, ककरापार में। गुजरात में कहीं भी लगा दीजिए, पॉइंट आउट कर दीजिए ककरापार। कल्पक्कम तमिलनाडु में मार्क कर दीजिए, कोटा राजस्थान में मार्क कर दिए, नरोरा उत्तर प्रदेश में मार्क कर दीजिए, और तारापुर महाराष्ट्र में मार्क कर दीजिए। 5 मार्क कर दिए, 5 मार्क्स मैप के भी पक्के हो सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार पूछा गया एग्जाम में, अक्सर पूछा गया है, नाम पूछे ही जाते हैं, आपको ध्यान रखना ही रखना है। तो ये हमने बात की है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की, साथ ही साथ न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी की, कैसे न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है इंडिया में। अब हम बात करने वाले हमारे दूसरे एनर्जी के सोर्सेस, यानी कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, यानी कि गैर परंपरागत सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में बात करने के बाद अब हम बात करने वाले हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी की। जी हाँ, तो जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, यानी कि जो गैर परंपरागत है, जिनको सब लोग इस्तेमाल नहीं करते, जो अभी भी हाल में इस्तेमाल होना शुरू हुए हैं, बहुत कम ही लोग इस्तेमाल करते हैं, उसे हम कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन कौन से हैं। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में हम सबसे पहले बात करेंगे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, जिसे हम सौर ऊर्जा और वायु ऊर्जा भी कहते हैं। तो हम सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी की बात करने वाले हैं। तो सोलर एनर्जी के बारे में बहुत ज्यादा फैमिलियर होंगे। जी हाँ, सनलाइट जो सोलर पैनल से एब्जॉर्ब की जाती है और इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, इसके बारे में अच्छे से जानते होंगे। आपने देखा होगा कि अक्सर घरों पे सोलर पैनल्स लगे होते हैं। आपने देखा होगा एक रेक्टेंगुलर शेप का बॉक्स जैसा होता है, बोर्ड जैसा, जिसमें ब्राउनिश या ब्लैकिश कलर की उस पर स्ट्रिप्स होती हैं ना, ब्लैकिश कलर की स्ट्रिप्स होती हैं, उसमें व्हाइट लाइनिंग होती है सिल्वर। तो आपने देखा होगा उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। वो फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट की तरह होता है, ये आपको आगे साइंस में पढ़ने मिलेगा। तो सोलर पैनल के थ्रू सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है और उस सनलाइट को कन्वर्ट कर दिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में। तो द हीट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसी को हम कहते हैं क्या, सोलर एनर्जी कहते हैं, यानी कि सौर ऊर्जा। और अगर हम आपको बताएं कि सोलर एनर्जी और कैसे इस्तेमाल होती है, तो सोलर एनर्जी को वाटर हीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा छत पर जहां हमारा वाटर टैंक लगा होता है, वहीं हम देखते हैं गोल सा ड्रम लगा होता है और वहां पे एक बोर्ड पैनल लगा होता है, सोलर पैनल, जिससे हम क्या करते हैं, एनर्जी हार्नेस करते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट से। और आपने देखा होगा कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं सनलाइट की एनर्जी को लेकर ही। ठीक, तो बहुत सारे जगहों पर क्या होता है, सोलर एनर्जी इस्तेमाल होती आई है। सनलाइट के रूप में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, और इस सनलाइट को हम इस्तेमाल करते हुए क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। साथ ही साथ सनलाइट को हीट एनर्जी में बदलकर उसकी हीट को इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, हार्नेस करते हैं। चलिए हम देखते हैं कि सोलर एनर्जी क्या है। एनर्जी रिसीव फ्रॉम सनलाइट इज नोन एज सोलर एनर्जी। जी हाँ, वो एनर्जी जो हमें सनलाइट से मिलती है उसे ही हम क्या कहते हैं, सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी खत्म होने वाली तो है नहीं, क्योंकि सन डेली उगता है और डेली हमारे पास इतना सारा सनलाइट होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। पॉल्यूशन फ्री है, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता। जी हाँ, इस तरह के सोर्स ऑफ एनर्जी में किसी भी तरह का कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, ये पॉल्यूशन फ्री है। कोई प्रदूषण नहीं, कोई डस्ट, कोई राख नहीं, कोई स्मोक नहीं निकलेगा, है ना, कहीं बर्निंग वाला प्रोसेस ही नहीं है, कंबस्टन ही नहीं है कि कुछ बर्न हो, कुछ जले तो धुआं निकले, राख निकले, ऐसा कुछ है ही नहीं। यानी कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी क्या पूरी तरह से पॉल्यूशन फ्री है। और तो और क्या है, हीट एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी। इसमें एनर्जी प्रोड्यूस कैसे की जाती है, तो हीट वाली एनर्जी, यानी जब सनलाइट की किरणें किसके ऊपर पड़ती है, सोलर पैनल। जैसे देखो, अगर ये सन है, क्या है ये, सन है, तो सन से एनर्जी पड़ेगी इस पैनल पर, ये सोलर पैनल्स है ना, इस सन की एनर्जी इसके ऊपर पड़ेगी, तो ये गर्म हो जाएंगे, दिस विल गेट हीटेड, है ना, ये हीट हो जाएंगे। फिर यहाँ हम वायर जोड़े रहते हैं, इसको एक बैटरी से जोड़ लेते हैं, ठीक, और यहाँ बैटरी पे खूब सारा पावर आके जमा होने लगता है। जैसे जैसे धूप होती है वैसे वैसे पैनल गर्म होते हैं, सनलाइट को ये एब्जॉर्ब करते हैं, हीट होता है और हीट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, बैटरी में स्टोर हो जाती है, हम उसको डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से सोलर एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। चलिए, ये पॉल्यूशन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल में लाने लायक है और आजकल सभी कंट्रीज, मैक्सिमम कंट्रीज जो है वो बहुत ध्यान दे रही हैं कि सोलर एनर्जी कैसे जनरेट किया जाएगा। अभी पिछले कुछ ही दिनों पहले हमारे एमपी में क्या किया गया है, बहुत बड़ा, यानी पूरे एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट जो है, सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है प्रोड्यूस किया गया, बनाया गया है। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो मिस्टर नरेंद्र, उन्होंने उद्घाटन किया है। 75 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाला है वो पूरे एशिया का सबसे बड़ा क्या है, सोलर पावर प्लांट है। इतना
पूरे एरिया में बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है, और लद्दाख में भी इससे बड़ा बनने जा रहा है, जो हो सकता है मे भी कि पूरे वर्ल्ड में टॉप 10 के अंदर, टॉप 5 के अंदर वो रहे, जो नया पावर प्रोजेक्ट बनने वाला है। यानी कहने का मतलब यह है कि सभी कंट्रीज जो है वो फोकस करें किसके ऊपर, सोलर एनर्जी के ऊपर। क्यों? क्योंकि सोलर एनर्जी पोल्यूशन फ्री है और वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक बार आपने सोलर पैनल्स लगा दिए तो आने वाले सालों तक, है ना, 20 30 40 सालों तक आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको अपने आप इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी, कोई खर्चा नहीं है, कोई बिजली बिल नहीं है, कोई पॉल्यूशन नहीं है, कोई इनपुट उसमें नहीं देना है, डायरेक्ट हमें आउटपुट मिलता रहेगा। तो ये फायदे हैं, किसके फायदे हैं? ये सोलर एनर्जी के। इसलिए हर कंट्री और उसमें इंडिया भी क्या कर रही है, सोलर एनर्जी प्रोडक्शन पर ध्यान दे रही है। तो ये हो गया हमारा सोलर एनर्जी के बारे में। अब हम बात करने वाले हमारे विंड एनर्जी के बारे में, है ना, कि विंड से कैसे एनर्जी जनरेट की जाती है। तो पहले तो आप एक डिफरेंस याद देखिए विंड और एयर के बारे में। एयर मतलब हवा, विंड मतलब भी हवा नहीं। एयर मतलब रुकी हुई हवा, विंड मतलब बहती हुआ। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि मूविंग एयर, जी हाँ, मूविंग एयर नहीं बोलते उसको, डायरेक्ट क्या बोलते हैं, विंड बोल देते हैं। यानी हवा जब बहती है तो उसे क्या कहा जाता है, विंड कहा जाता है, और जब हवा रुकी होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एयर कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, एयर और विंड के बारे में, मतलब फर्क जो है, डिफरेंस जो है वो आपको ध्यान रखना है कब ये शब्द इस्तेमाल होते हैं। तो जो एनर्जी जनरेट होती है मूविंग विंड से या मूविंग एयर से, है ना, द एनर्जी जनरेट फ्रॉम विंड और मूविंग एयर इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसे हम, विंड एनर्जी। जी हाँ, ये हमारे सबसे पुराने एंशिएंट एनर्जी में से एक है। जी हाँ, हमारा एंशिएंट एनर्जी सोर्स है, बहुत पुराने समय से इस एनर्जी सोर्स को इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अगर आपको गौर करेंगे आप ध्यान, जब इलेक्ट्रिसिटी वाला फैन नहीं हुआ करता था, लोग हाथ वाला पंखा बनाते थे और ऐसे घुमाते थे, हवा लगती थी, है ना, गर्मी दूर करते थे, तो उस तरह से होता था। और किसान लोग अनाज साफ करने के लिए भी क्या करते हैं, विंड एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। हवा चलती है, वो क्या करते हैं, टोकनी में अनाज उठाते हैं, अनाज धीरे धीरे से गिराते हैं, तो अनाज के दाने जमीन पे नीचे गिर जाते हैं, और जो उसमें घास फूस जैसी धूल रहती है, डस्ट होता है अनाज से, हवा की वजह से वो दूर उड़ जाता है पीछे, तो ये सेपरेशन हो जाता है। अनाज को साफ करने का सेपरेशन का तरीका होता था पहले के समय में, एग्रीकल्चर में बहुत इस्तेमाल होता था। और तो और क्या होता था, बड़े बड़े विंड मिल बनाए जाते थे, और कुएं में एक व्हील जैसा, पर्सियन व्हील यानी रहट देखा होगा आपने, ऐसा क्या होता है, ऐसा व्हील होता है, कुछ इस तरह से ऐसे होगा, उसमें से टोकनी लगी रहती है। टोकनी यानी आप समझ सकते हैं बाल्टी जैसा कुछ लगा रहता है। तो इससे क्या होता है, इसको कुएं में फिट कर दिया जाता है और इसको विंड मिल से बांध देते हैं, विंड मिल से इसको अटैच किया जाता है, और जैसे विंड मिल का ऐसा पंखा घूमता है वैसे वैसे ये भी घूमता है, कुएं के अंदर जाता है, पानी उसमें भरता है और इधर आके गिर जाता है। यानी अंडरग्राउंड वाटर हार्नेस के लिए, जमीन से पानी निकालने के लिए भी विंड एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता था बहुत पहले से। ठीक, तो इस तरह से विंड एनर्जी इस्तेमाल होते आई है हम लोग के यहाँ पर। अक्सर आपने देखा होगा विंड मिल बड़ी बड़ी है ना, देखे होंगे बड़े बड़े उसके विंग्स होते हैं, व्हाइट कलर का होता है, जो हिली एरिया में ज़्यादा लगाया जाता है, क्योंकि हिली एरिया में क्या होता है, ज़्यादा जोर से हवा बहती है, स्पीड से, तो वहाँ से एनर्जी ऑब्जर्व करना, वहाँ से विंड एनर्जी बनाना क्या है, बहुत आसान है। तो मूविंग एयर से जो एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है और उसे हम इलेक्ट्रिसिटी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विंड एनर्जी कहते हैं। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंशिएंट एनर्जी सोर्सेज है, जिसको हम बहुत शुरुआत से, बहुत बिगिनिंग से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। चलिए हम देखते हैं इसको। तो एनर्जी जनरेटेड बाय फास्ट मूविंग विंड, तो जोर से बहती हुई हवा से जो एनर्जी जनरेट की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, विंड एनर्जी कहते हैं। एनर्जी जनरेटेड बाय फास्ट मूविंग विंड इज नोन एज विंड एनर्जी। दूसरी बात, यूज्ड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, ये बहुत शुरुआत से इस्तेमाल होता रहा। मैंने आपको खेती का बताया, हाथ के पंखे का बताया, तो बहुत शुरुआत है। किसान जो क्या करते हैं, अपने अनाज को साफ करने के लिए टोकनी में भर के अनाज गिराते हैं जोर से, जब हवा चलती है, हाथ वाला एक पंखा भी आता है, जोर से घुमाया जाता है, पंखी कहते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है कि अनाज साफ हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। और तो और इसे मोस्टली यूज इन एग्रीकल्चर, इस विंड एनर्जी को हमारे एग्रीकल्चर में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने आपको इरिगेशन, कुएं से पानी निकालने के लिए बता दिया, अंडरग्राउंड वाटर निकालने के लिए, और हाथ वाला पंखा अनाज साफ करने वाला, तो विंड एनर्जी का इस्तेमाल बहुत सारे कामों के लिए किया जाता है इस्तेमाल, है ना। इवन हम लोग पतंग भी उड़ाते हैं विंड की मदद से ही। और आजकल विंड मिल सेटअप करके क्या किया जा रहा है, एनर्जी जनरेट किया जा रहा है। आपको फैक्ट बताते हैं, न्यूजीलैंड जैसी कंट्री जो है वो अपना 80% इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, सिर्फ विंड एनर्जी से जनरेट करती है। जी हाँ, वो सिर्फ हवे से ही अपनी 80% एनर्जी जनरेट कर लेती है, क्योंकि वो हिली एरिया से बहुत हवा चलती है वहाँ पर, और वो लोग क्या करते हैं, विंड मिल्स लगा के रखते हैं, जिससे वो विंड एनर्जी हार्नेस कर पाते हैं। तो ये था हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में सबसे पहले दो, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। तो चलिए हम बात करते हैं अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी की। सो स्टूडेंट, चलिए हम बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के दूसरे एनर्जी सोर्सेज के बारे में। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं बायोमास एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी के। तो इससे हमारा एनर्जी सोर्सेज ऑफ पूरा पार्ट खत्म हो जाने वाला है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं बायोमास एनर्जी की। ये बायोमास क्या होता है और कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। तो अगर हम बायोमास एनर्जी की बात करें तो ये एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है ये बायोलॉजिकल चीजों से होती है। जी हाँ, जो बायोलॉजिकल चीजें होती हैं, यानी कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है, जैसे कि प्लांट्स, है ना, ट्रीज का वेस्ट जो होगा,
और साथ ही साथ एनिमल एक्सक्रीटा, ह्यूमन एक्सक्रीटा, इन सब से क्या किया जाता है, एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। उसे ही हम क्या कहते हैं, बायोमास एनर्जी कहते हैं ना। बायो यानी बायोडिग्रेडेबल बायोलॉजिकल चीजों से एनर्जी प्रोड्यूस करना क्या कहलाता है, बायोमास एनर्जी कहलाता है। इसमें एनर्जी दोनों फॉर्म में प्रोड्यूस की जाती है, गैस के फॉर्म में भी और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में भी। और जो गैस के फॉर्म में प्रोड्यूस की जाती है उसे हम बायोगैस बोलते हैं। आपने उसको गोबर गैस के नाम से आप जानते होंगे बहुत ज्यादा ना, गोबर गैस का प्लांट होता है, आपने में भी शायद पढ़ा हो, फिक्स डोम टाइप गोबर गैस प्लांट, और एक होता है फ्लोटिंग डोम टाइप होता है, गोबर गैस प्लांट के टाइप्स होते हैं। ऐसे आपने साइंस में भी पढ़ा होगा या आप साइंस में पढ़ने मिलेगा आपको ये सारी चीजें। तो चलिए देखते हैं हम कि क्या होता है बायोमास एनर्जी और इसे कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम रेसिड्यूज, रेसिड्यूज का मतलब क्या होता है, बचा हुआ, जो भी चीज बच जाता है, बचा खुचा, उसे हम क्या बोलते हैं, रेसिड्यूज बोलते हैं। द एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम रेसिड्यूज ऑफ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, एनिमल्स एक्सेट्रा, वो एनर्जी जो रेसिड्यूज यानी कि बचे खुचे, किससे, एग्रीकल्चर का बचा हुआ, जैसे घास फूस, फसल में से पत्ते निकले, जो भी चीज बच जाता है ना, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, एनिमल्स एक्सेट्रा, एनिमल्स का भी रेसिड्यूज, एनिमल मतलब उसका फ्लैश वगैरह नहीं, एनिमल का एक्सक्रीटे की बात हो रही है, जैसे गाय का गोबर, भैंस का गोबर, काऊ डंग की बात कर रहे हैं हम, उसका इन सब चीजों से क्या बनाया जाता है, एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। और इससे बनने वाली एनर्जी को ही क्या नाम दे देते हैं, बायोमास एनर्जी नाम दे देते हैं। The energy produced from residues of agriculture, forest and animal etc. is known as biomass energy। जी हाँ, और इसमें एनर्जी दोनों फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूस्ड इन बोथ फॉर्म, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ, इसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो दोनों फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, गैस के फॉर्म में भी, साथ ही साथ किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में भी प्रोड्यूस हो जाती है। तो गैस के फॉर्म में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे हम बायोगैस बोलते हैं। अक्सर आपने देखा होगा उसमें बायोगैस प्लांट जो होता है, क्या उसमें गोबर डाला जाता है और उस गोबर में थोड़े से क्या करते हैं, केमिकल वगैरह, सॉल्ट वगैरह मिला देते हैं। इससे क्या होता है, उसमें डिकम्पोजिशन होता है, उसमें से गैस जनरेट होती है, मीथेन गैस, और उसी गैस का इस्तेमाल करते हैं एलपीजी जैसे सिलेंडर में, है ना, और खाना बनाया जाता है उससे। तो अब उसे हम क्या बोलते हैं, बायोगैस बोलते हैं। ये बड़ा एफिशिएंट है। जो लोग डेयरी फार्मिंग करते हैं, ढेर सारे एनिमल पालते हैं, उनके तो बहुत आसान है, क्योंकि उन्हें डंग, काऊ डंग, एनिमल डंग इकट्ठा करने में बहुत आसानी हो, उनके खुद के फॉर्म में मिल जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, इससे एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, बायोगैस बना सकते हैं। साथ ही साथ बायोगैस बन जाने के बाद अंदर का जो गोबर होता है उसे खेतों में डाल के खाद के रूप में, मैन्यूर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी इससे बहुत सारे फायदे हैं इस प्रकार की एनर्जी जनरेट करने से। तो ये हमने बात की है किसकी, बायोमास एनर्जी की। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे आखिरी सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का जो आखिरी टाइप है वो है जियोथर्मल एनर्जी, उसकी हम बात करते हैं। तो ये जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है, कैसे जनरेट होता है और इस सब में कैसे प्रोड्यूस होता है, इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, इसकी बात हम करने वाले हैं। तो जियोथर्मल, आप जियो मतलब ज्योग्राफी यानी लैंड के ऊपर, थर्मल मतलब हीट यानी लैंड के हीट से, यानी कि अर्थ के हीट से। यानी क्या होता है, जब अर्थ के अंदर का इंटीरियर, आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा, अर्थ जो है लेयर बाय लेयर बना हुआ है ना, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो हम जानते हैं कोर में क्या है, बहुत सारा हीट है, एनर्जी प्रोड्यूस्ड है, लावा है, मोल्टन है ना। तो उस हीट से क्या होता है, हमारे अर्थ को अपर स्ट्रक्चर भी क्या होने लगते हैं, हीट होने लगते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप इमेजिन करें कि ये अर्थ है और ये कोर है, कोर में खूब सारा हीट है, तो यहाँ पर समुद्र है, समुद्र में खूब सारा पानी ऐसा भरा हुआ है, तो यहाँ का पानी से ज्यादा हीट क्या होगा, यहाँ का पानी, क्योंकि आग के पास, कोर के पास, लावा के पास में है ना, तो अर्थ के अंदर का पानी, नीचे का पास का जो पानी है ना, बहुत हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। और कई बार इतना हीट होता है कि यही पानी ऊपर आता है, स्प्रिंग्स, गर्म पानी के फवारे, हॉट स्प्रिंग्स के रूप में आता है। कई झरनों का पानी बहुत गर्म होता है, क्योंकि वो इन्हीं हीट की वजह से क्या होता है, हॉट हो जाता है। तो इसी अर्थ के इंटीरियर हीट का इस्तेमाल करते हुए क्या करना, एनर्जी प्रोड्यूस करना, क्या कहलाता है, जियोथर्मल एनर्जी कहलाता है। जियो मतलब ज्योग्राफी यानी कि लैंड, अर्थ, और हमारा जो थर्मल है उसका मतलब होता है हीट, यानी अर्थ, लैंड या फिर लैंड के हीट से जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसके बारे में। एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम इंटीरियर हीट ऑफ द अर्थ, एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम द इंटीरियर हीट ऑफ द अर्थ इज नोन एज जियोथर्मल एनर्जी। इसकी बात हमने कर ली। और ये होता कैसे है, तो क्या किया जाता है, अक्सर आप देखेंगे कि समुद्र के पास में, कोस्टल एरियाज में, जहां पर वोल्केनिक ज्यादा होते हैं, जहां पे टेक्टोनिक एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं, यानी कि भूकंप आते हैं, अक्सर ज्वालामुखी से लावा बाहर निकलता है, उस वाले इलाके में क्या होता है, जो भी पानी होता है वो अर्थ के हीट की वजह से अपने आप गर्म हो जाता है। कई बार पानी फवारा बन के बहुत ज्यादा स्पीड से, प्रेशर में, स्प्रिंग के बारे में ना, स्प्रिंग झरने के रूप में बहुत सारा गर्म पानी ऊपर आता है। तो उसी गर्म पानी की वजह से क्या किया जाता है, उस गर्म पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है एनर्जी जनरेट करने में, मशीन चलाने में, है ना, बहुत सारे जो एनर्जी उससे जनरेट की जा सकती है। तो क्या होता है, जो भी अर्थ का हीट है उससे वाटर बॉडीज हीट हो जाती है, यानी पानी, झरने का पानी, स्प्रिंग का पानी, है ना, अंडरग्राउंड वाटर हीट हो जाता है, किसकी वजह से, इंटीरियर हीट ऑफ अर्थ।
तो ड्यू टू इंटीरियर हीट ऑफ अर्थ वी द वाटर बॉडीज गेट हीटेड, सो वी ऑब्टेन हीट एनर्जी फ्रॉम दैट वाटर बॉडीज लाइक हॉट वाटर स्प्रिंग्स, है ना, गर्म पानी के फवारे, इनसे हम वो पानी से हीट एब्जॉर्ब करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा जियोथर्मल एनर्जी हो गया। तो ये भी बहुत आसान है। आसान मीन्स इसमें कोई ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा लॉजिकल या बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें कोई एक्स्ट्रा इनपुट नहीं चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर जगह नहीं मिल सकता, जियोथर्मल एनर्जी सभी जगह नहीं है। जहाँ पर अर्थ एनर्जी हीट होती है बहुत, वहीं पर मिलेगी, और वो भी बहुत लिमिटेड अमाउंट में मिलती है पूरे अर्थ पे, बहुत ही लिमिटेड और कम अमाउंट में क्या प्रेजेंट है हमारा जियोथर्मल एनर्जी प्रेजेंट है। तो ये हो गया हमारा जियोथर्मल एनर्जी के बारे में। तो अभी हमने दो सोर्सेज ऑफ एनर्जी, बायोमास एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी पढ़ लिए। तो ये इसके पहले हमने सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी की बात की। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यानी कि गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, जिसमें कि हमने सोलर एनर्जी की बात की, फिर हमने विंड एनर्जी की बात की, हमने बायोमास एनर्जी की बात की, और हमने जियोथर्मल एनर्जी की भी बात की है। तो ये चार सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हैं उनकी हमने बात की है। सारे के सारे क्या है, नॉन कन्वेंशनल, यानी इनको ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं किया जाता और बहुत लोग इसको इस्तेमाल भी नहीं करते। लेकिन हाँ, इसको अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो पॉल्यूशन फ्री रहेंगे, बहुत सारा एनर्जी सोर्स से मिलता है और हम क्या कर सकते हैं, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्यूचर में हमारे जो दूसरे एनर्जी सोर्सेस है कन्वेंशनल, पेट्रोलियम, मिनरल ऑयल वगैरह, अगर वो खत्म हो गए तो हमें इनके ऊपर ही पूरी तरह से डिपेंड रहना पड़ेगा और हमें इन्हीं से क्या ऑपरेट करनी पड़ेगी, एनर्जी ऑपरेट करनी पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब हम बात करने वाले हैं हमारे अगले टॉपिक की, जो कि है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेज। जी हाँ, एनर्जी का कंजर्वेशन करना, एनर्जी के सोर्सेज को बचाना, यही हमारा अगला टॉपिक है। सो स्टूडेंट्स, एनर्जी सोर्सेज को पढ़ने के बाद कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इन दोनों सोर्सेज ऑफ एनर्जी को पढ़ लेने के बाद हमें ये भी बात करनी होगी कि कैसे हम एनर्जी को बचा सकते हैं। एनर्जी जनरेट करने की बात तो हमने कर ली, लेकिन जो भी एनर्जी हमारे पास जनरेटेड है या हम जो जनरेट करते हैं उसे हमें क्या करना होगा, कंजर्व भी करना होगा। यानी कि एनर्जी का वेस्टेज हमें क्या करना होगा, रोकना होगा। साथ ही साथ एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करने में हमें और एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है, कॉस्ट पैसा लगता है, ह्यूमन एफर्ट लगता है, टाइम लगता है, साथ ही साथ बहुत सारे रिसोर्सेज का क्या हो जाता है, इस्तेमाल हो जाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी के कंजम्पशन को भी कम करना होगा। यानी जो ज़रूरत नहीं है उस तरह की एनर्जी इस्तेमाल ही मत करो। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपके घर में हम इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, बट जब घर में कोई नहीं है तो लाइट्स फैन ऑफ रखो, जितना लाइट चाहिए उतनी ही लाइट जलाओ, जितनी स्पीड चाहिए फैन की उतनी ही रखो। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी का कंजम्पशन बचा सकते हैं। ठीक, हम कम एनर्जी इस्तेमाल करेंगे तो हमें कम बनाना पड़ेगा, अपने आप एनर्जी क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। तो इस तरह की चीजें हमें करनी होगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी जो है लिमिटेड है। अर्थ पे एनर्जी जनरेट करने हमें पैसा लगता है, हमें रिसोर्सेज लगते हैं, ह्यूमन एफर्ट, मेहनत लगता है, लेबर लगता है, टाइम लगता है, ये सारी चीजें देते हैं हम, तब जाके एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना। तो हमें क्या करना होगा, एनर्जी बचाना होगा। और साथ ही साथ एनर्जी बनाने के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हम ऐसी एनर्जी प्रोड्यूस करें जो एनर्जी क्या हो, पॉल्यूशन फ्री हो, जिससे कोई भी पॉल्यूशन ना फैलता हो। साथ ही साथ वो कम से कम पैसा या खर्चा लेता हो, कम से कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता हो और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता हो। यानी थोड़े से चीज़ से बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होनी चाहिए। जैसे कि हम न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी की हमने बात की थी कि छोटे से न्यूक्लियर एटम से कितनी सारी एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। तो उस तरह की चीज़ें हमें करनी होगी, इस तरह के इन्वेंशन हमें करने होंगे ताकि हम क्या कर सकें, इलेक्ट्रिसिटी या फिर दूसरे सोर्सेज ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस कर सके और आसानी से। तो ये था कंजर्वेशन करने की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि कंजर्वेशन करने के मेथड्स कैसे होंगे, क्यों हमें कंजर्व करना है और किस तरीके से करना है, इसकी हम बात करते हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ पावर रिसोर्सेज। तो पावर रिसोर्सेज से कंजर्वेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात, एनर्जी कंजम्पशन शुड बी रिड्यूस्ड। हम जो एनर्जी इस्तेमाल करते हैं उसका जो भी रूप है, उसका कंजम्पशन है, खपत जो है ऊर्जा की, उसे कम करनी होगी। ऊर्जा की खपत को कम करना होगा, यानी एनर्जी के कंजम्पशन को या हमें कम करना होगा। यानी दिन ब दिन हम जो एनर्जी इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा वो कम करना होगा। यानी एक्स्ट्रा एनर्जी हमें क्या करनी होगी, रिड्यूस करनी होगी, बचानी होगी, सेव करनी होगी। ठीक, दूसरी बात, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी शुड बी डेवलप्ड, और हमें बार बार उसी एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए जो रिन्यूएबल हो, जो फिर से बन जाती हो। जैसे कोल पेट्रोलियम ऐसा है कि वो फिर से बनता नहीं है, अगर हम उसको इस्तेमाल करेंगे तो खत्म हो जाएगा जल्दी, है ना। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, उनका इस्तेमाल कम करना होगा और ज्यादा से ज्यादा ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करना होगा जिसको इस्तेमाल करने से क्या होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी उनको इस्तेमाल करते रहो, नया बनते रहेगा। आप कितना भी विंड एनर्जी इस्तेमाल करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कितना भी सनलाइट इस्तेमाल कर लो आप, ना पॉल्यूशन होगा ना कोई रिसोर्सेज खत्म होंगे। तो हमें इस तरह के एनर्जी सोर्सेज को क्या करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए और इनको इस्तेमाल करना चाहिए। और तीसरी बात, एनर्जी लॉस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन शुड बी मिनिमाइज्ड। क्या होता है,
एनर्जी बन जाने के बाद जब एनर्जी हम बना लेते हैं तो हमारे घरों तक पहुंचाने में, गवर्नमेंट हमारे घरों तक पहुंचाने में, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट करने में क्या होता है, एनर्जी खत्म हो जाती है बहुत सारी। जैसे हमने बायोगैस बनाया तो गैस को अगर हमने टैंक में भरा और कहीं और लेकर जा रहे हैं तो उसमें भरने का खर्चा, या टैंक से लीक हो गया कुछ सामान, या फिर हम इलेक्ट्रिसिटी भेजते हैं पावर हाउस से घरों तक, तो बीच में सप्लाई में कई लोग ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी की चोरी करते हैं, यानी बीच में बिना मीटर के ऐसे इलेक्ट्रिसिटी का वायर उसमें टच करा लेते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते रहते हैं। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। दिन में स्ट्रीट लाइट नहीं जलनी चाहिए, बंद रखना चाहिए। इस तरह की चीजें हमें देखनी होगी। यानी कि हमें क्या करना होगा, एनर्जी ट्रांसमिशन का जो लॉस हो रहा है, यानी हम एनर्जी बना तो रहे 100 वाट, जैसे हमने पढ़ा था सोलर एनर्जी में। सोलर एनर्जी में हमें बैटरी चार्ज की 100%, लेकिन हमने बैटरी में चार्ज तो कर लिया 100%, लेकिन हमारी बैटरी खराब हो रही है, हमारा केबल वायर सही नहीं है जिससे बैटरी फुली चार्ज ही नहीं हो पाती है, या फिर जल्दी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है अपने आप। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। हमें क्या करना होगा, एनर्जी का लॉस कम करना होगा। साथ ही साथ एनर्जी सोर्सेज शुड बी फुली यूटिलाइज। जो भी एनर्जी सोर्स है उसे पूरी तरह से इस्तेमाल करना होगा, फुल यूटिलाइज। ये नहीं आधा अधूरा इस्तेमाल किया फेंक दिए। जैसे कि हम बात कर लें, इतनी सारी सोलर एनर्जी हमारे पास अवेलेबल है, हर दिन इतना सोलर लाइट हमें मिलता है। अगर हम चाहे तो घरों के छतों पे, सब अपने अपने घर पे छत पे अगर सोलर पैनल लगा दे तो सब कितनी सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो हमें इलेक्ट्रिसिटी कोल वाली कम इस्तेमाल करनी पड़ेगी, एनर्जी बच जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी एनर्जी के सोर्सेस हमारे पास प्रेजेंट हैं उन्हें हम कम से कम इस्तेमाल करेंगे, और जितना भी करेंगे पूरी तरह से इस्तेमाल करेंगे, कुछ भी आधा अधूरा नहीं छोड़ेंगे। आधा अधूरा इस्तेमाल किया फेंक दिया, जैसे आपने एनर्जी इस्तेमाल की, इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा इस्तेमाल किया और बाकी ऐसे वेस्ट जाने दिया। तो इस तरह के सोर्सेस हमें नहीं करने, वर्क नहीं करना है, एनर्जी को पूरी तरह से यूटिलाइज करना है। साथ ही साथ अवेयरनेस अमंग पब्लिक शुड बी क्रिएटेड। हमें लोगों में जागरूकता भी फैलानी होगी कि क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी को बचाना चाहिए, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करना चाहिए, नॉन रिन्यूएबल को इस्तेमाल मत करो, पेट्रोल डीजल बचाओ, मिनरल ऑयल को सेव करो, सेव इलेक्ट्रिसिटी, सेव एनर्जी, ऐसा आप सुनते होंगे। ये लोगों के अंदर जागरूकता फैलानी होगी। स्कूल्स में स्टूडेंट्स को, है ना, कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को पढ़ाना होगा। जैसे आपको हम पढ़ा रहे हैं अभी, आपके चैप्टर्स में इंक्लूड होता है एनर्जी को सेव करने के बारे में, है ना। तो इस तरह की चीजें हम बताएंगे बच्चों को, नॉर्मल पीपल को भी, एडल्ट्स को भी, तो वो समझेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी बचानी चाहिए और हम एनर्जी सेव करने में उनका भी रोल प्ले होगा। साथ ही साथ पॉल्यूशन फ्री एनर्जी शुड बी प्रोड्यूस, और हमें वो एनर्जी प्रोड्यूस करनी चाहिए जो क्या हो, पॉल्यूशन फ्री हो, जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचता हो किसी भी तरह का। ठीक, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा रिसोर्सेज ऑफ इंडिया पार्ट 2 का 10th वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। हमने सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़े, जिसमें हमने नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को आज की वीडियो में कवर किया। तो आई होप आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और साथ ही साथ आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो गया। आप एक साथ सारे 10 वीडियोस एक साथ दे सकते हैं, एक एक करके सीक्वेंस वाइज, तो आपको पूरा चैप्टर और क्लियरली रिवाइज हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपको कोई डाउट है तो वीडियो कमेंट कीजिए, हम आपको डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसी तरह देखते रहिए विद्यास्थली वाले सर।